नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। आज हम पढ़ेंगे पुस्तक चयन के सिद्धांत। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्रबंध के सिद्धांत पढ़े थे। तो साहब हमने मैनेजमेंट सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, लाइब्रेरी बनाना सीख ली, कैसे कैसे बनती है वो सब सीख लिया, क्या क्या स्टैंडर्ड होते हैं, सब चीज़ सीखी। अब हम पुस्तकों को चूज़ करना सीखेंगे कि किस हिसाब से पुस्तकें मतलब हम सिलेक्ट करते हैं और उसकी क्या क्या सिद्धांत होते हैं, मतलब क्या क्या प्रचलित है और ये क्या क्या आने वाले हैं हमारी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में भी, नेट में भी और कॉलेज में भी। ठीक है, तो हम इन तीनों को कवर करके चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन कि डॉक्टर रंगनाथन के 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रकाशन कब हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर आप दे देना आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपने को। पूरा वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद में मैं इसका आंसर दूंगा ही सही। उससे पहले अगर आपको आता है तो आप दे दीजिए। और अगर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट विज़िट कीजिएगा। प्लेलिस्ट विज़िट करेंगे तो उसमें आपके उपयोग के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे और अच्छा लगेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलो आज चालू करते हैं साहब। तो सबसे पहली बात, पुस्तक का चयन। तो हम पुस्तक का चयन क्यों कर रहे हैं, हमको ऐसी क्या ज़रूरत है कि हम पुस्तक का चयन करें साहब। तो हम पुस्तक का चयन कर तो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये भी देख लेंगे और क्या ज़रूरत पड़ गई ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसके जो भी फैक्टर हैं इसकी हेडिंग बनेगी फैक्टर ऑफ बुक सिलेक्शन। ठीक है, तो पुस्तक, सबसे पहले तो हम पुस्तक हमेशा किसके क्या देख के चयन करते हैं कि पुस्तक हमारे पास में सस्ती हो, अच्छी हो, सबसे ज़्यादा गुणवान हो, सबसे ज़्यादा मतलब चल रही हो पूरे मार्केट में और उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। तो ये देख के हम चयन करते हैं। उसके बाद में पाठक, तो हम पाठक को देख के भी चयन करते हैं। पाठक कौन, हम लोग पढ़ने वाले, हम सभी पढ़ने वाले लोग पाठक होते हैं साहब। तो हम क्या होते हैं कि अलग अलग डिफरेंट लेवल के होते हैं और डिफरेंट लेवल के होने से क्या होता है कि हमारी चॉइसें भी अलग अलग होती है। अब चॉइस अलग अलग होगी तो हम सबके लिए किताबें अलग होगी, किताबें अलग होगी तो जो सबसे ज़्यादा जिस वर्ग के पाठक किताबों की डिमांड कर रहे हैं वो किताब हम चयन करेंगे जिसमें सभी लोगों की पूर्ति की जा सके। फिर आता है धन, धन नहीं, साधन। तो साधन क्या है, साधन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है साहब। साधन में क्या होता है कि हमारे पास में बजट से लेके तो बैठने के लिए स्टूल, चेयर, कुर्सी, टेबल, किताबें कहाँ से लानी है, क्या नहीं लानी है, सब इसी में मैनेज करना होता है साधन में। और फिर दूसरी बात साधन ये कि किताबें कहाँ से लेनी है, इसका पब्लिकेशन कैसा होगा और इसके ये कौन से राइटर की लेनी है, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लेनी है, कौन से पाठक इसको ज़्यादा मांग रहे हैं, कौन से मतलब और कितने कम कीमत में हमको मिल रही है। तो ये सभी साधन के अंतर्गत आता है। और मेनली साधन डिपेंड करता है बजट के ऊपर। मतलब ज़्यादा अमाउंट में अगर बजट है तो क्या होगा, ज़्यादा अपन बुक वगैरह ख़रीद सकते हैं और अच्छी से अच्छी कीमत की बुक भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ सिद्धांत हैं, वो पढ़ने से पहले एक बार ये भी देख लो साहब कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको न्यूज़पेपर के पीडीएफ और एमसीक्यू, लाइब्रेरी से संबंधित वीडियो के नोटिफिकेशन, नॉवेल्स वगैरह पढ़ने को मिल जाएंगे। और प्लीज़ आप इसे ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपके पास में जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ सके। और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई शंका चल रही है तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आता है पुस्तक चयन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन। तो इनमें से भी बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम के एमसीक्यू बनते हैं। इनके हाल ही में 2 एमसीक्यू देखे भी थे तो उनको मैंने शामिल कर लिया है। ठीक है,
तो वो आता है मेल्विन ड्यूई का सिद्धांत। अब मेल्विन ड्यूई कौन थे साहब? तो मेल्विन ड्यूई थे पुस्तकालय विज्ञान के जनक। पहला एमसीक्यू, इन्होंने 1876 में पुस्तक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, मतलब दिया। इसके अनुसार अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना शामिल था। ठीक है साहब। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख स्तंभ थे। मतलब ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांतों को सपोर्ट करने के लिए ये 3 छोटे छोटे पॉइंट इन्हें दिए हुए थे। एक तो सर्वोत्तम बुक। सर्वोत्तम बुक मतलब ऐसी किताब जो सभी की डिमांड पूरी कर रही हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी किताब में कुछ टॉपिक है, कुछ नहीं है, कुछ छूट गए, किसी के बारे में दिए ही नहीं, ऐसा नहीं। ऐसी किताब जो सभी की डिमांड पूरी करती हो। फिर दूसरा आता अधिकतम पाठक। अधिकतम पाठक से मतलब ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग हैं। अधिकतम पाठक का मतलब यह है कि इसकी डिमांड अधिकतम पाठकों तक है। मतलब जितने भी पाठक हैं उसमें से कम 60 या 70% पाठक यही बुक मांग रहे हैं, हमसे डिमांड कर रहे हैं, तभी जाके हम बुक को चयन करते हैं। फिर आता है न्यूनतम मूल्य। हम देखते हैं कि सबसे कम मूल्य पे कहाँ पे मिल जाएगी और सबसे सर्वोत्तम बुक कहाँ पे मिल जाएगी, हम वहाँ पे चयन करते हैं। तो मेल्विन ड्यूई का सिद्धांत याद रखना कि वो इतना सही था कि पुस्तक चयन का सिद्धांत इन्हें प्रतिपादित करते टाइम पे क्या बोला कि अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक को प्रदान करना। ठीक है। इसके बाद में आता है ड्यूरी का सिद्धांत। इसके बारे में पूछा गया था एग्ज़ाम में, तो वो वाला भी बता दिया है, ये वाला भी देख लेना कि 1930 में इसको ड्यूरी ने दिया था, प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार उचित समय पर उचित पाठक को उचित पुस्तक प्रदान करना। ठीक है। अब अपन इसको डिस्क्राइब भी कर लेंगे। क्या बोला था इनने 1930 में कि उचित समय पे उचित पाठक को उचित कालक्रम के अनुसार उचित पुस्तक प्रदान करना। ठीक है। अब उचित पुस्तक का अर्थ क्या है? तो उचित पुस्तक का अर्थ है वो पुस्तक जो पाठक को काल व समय समुदाय को देखते हुए उचित हो। मतलब उचित कैसी कि जैसे सबसे पहले बहुत सारे लोग पुस्तक मांग रहे हैं साहब, तो वो हो गई उचित। फिर उसके बाद में काल, जो भी समय है, समय के हिसाब से जो चीज़ चल रही है, जो उनसी पुस्तक चल रही है, हम उसका चयन करेंगे ताकि पाठकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। फिर समुदाय, मतलब किस कैटेगरी के पाठक कौन सी पुस्तक ज़्यादा मांग रहे हैं, उस चीज़ की जानकारी हम अपने पास में रखेंगे और उसकी पूर्ति करेंगे, तो हम पुस्तक का चयन उस प्रकार से करेंगे। ठीक है। फिर आता उचित पाठक का अर्थ। तो ये क्या, पाठक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वही चीज़ है कि मतलब कौन से एज ग्रुप, मतलब जो भी हमारे पाठक है, जो भी हमारे रीडर्स हैं, तो जो भी हमारा रीडर्स हमसे मांग रहा है उसकी डिमांड क्या है, उस हिसाब से हम पुस्तक का चयन करेंगे। मतलब बुक सिलेक्शन उसी हिसाब से होगा। फिर आता है उचित समय। मतलब हमारे समय की भी बचत होनी चाहिए। समय की बचत कैसे होगी कि जितने भी पाठक है उनकी जो डिमांड है उस हिसाब से हम उसकी पूर्ति कर देंगे, तो हमारे समय की बचत होगी। नहीं तो हम ढूंढते रहेंगे कहाँ है, आज यहाँ नहीं मिल रही, कंसोर्सिया से देख लिया वहाँ नहीं मिल रही, अब क्या करें, ऐसा सिस्टम हो जाएगा। इसलिए पुस्तकों का चयन पाठकों के डिमांड के हिसाब से ही होता है। फिर आता है रंगनाथन का सिद्धांत। इसके ऊपर आज मैंने एक क्वेश्चन पूछा है। तो जो रंगनाथन ने 5 सिद्धांत दिए थे साहब, डॉक्टर रंगनाथन साहब ने, तो ये 5 सिद्धांत आपके सामने हैं कि पुस्तकें उपयोग के लिए है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठकों का समय बचे, पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। मतलब वर्धनशील मतलब यह है एक हिसाब से ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो हमेशा बढ़ता रहता है। तो याद रखना, वर्धनशील मतलब ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब एक एग्ज़ाम हुआ था अभी DSSB का, तो उस एग्ज़ाम में पूछा था कि इसका तीसरा मतलब वो क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है इसका, रंगनाथन के सिद्धांत का तीसरा नियम। तो तीसरा नियम ये है साहब,
पुस्तकों को उनका पाठक मिले हर पुस्तक के पास में, ठीक है। तो इसको देख लेना आप, ये ऐसा सीधा सीधा एग्ज़ाम में आता है। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो मांग पूर्ति का सिद्धांत है या डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो इस चीज़ का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था L.R. मैकॉल्विन ने, ठीक है। इनके अनुसार जब तक पुस्तकें उपयोगी सिद्ध ना हो, उनका महत्व एक छपे हुए कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं। पुस्तकों की उपयोगिता उनकी मांग पर निर्भर करती है। सही बात है। अगर किताब काम की नहीं है तो वो रद्दी है। किराने की दुकान वाला उसमें आपको कोई सा भी सामान बांध के दे देगा। होता ही है अखबारों के साथ में, पढ़ने के बाद में वो बेकार हो जाते हैं, तो उनमें कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी हिसाब से ये चीज़ संबंधित होती है। तो जब तक उसकी उपयोगिता है, जब तक उसकी डिमांड है, जब तक मतलब उस पुस्तक का चयन हम उस हिसाब से करते हैं। जैसे कि अधिक उपयोगी पुस्तक है तो उसकी डिमांड भी अधिक होगी, तो उसका चयन भी ज़्यादा करना पड़ेगा हमको, ठीक है। फिर कम उपयोगी अगर पुस्तक होगी तो उसकी डिमांड कम होगी, तो हम उसका चयन भी कम करेंगे। अब कुछ पुस्तकें होती है जो अनुपयोगी होती है, तो उनकी डिमांड बहुत ही कम होती है, तो हम उनको हमारी लाइब्रेरी में चयन नहीं करते हैं। और इसीलिए चयन नहीं करते हैं ताकि उसका जो धन है वो दूसरी जगह काम आ जाए, ठीक है। अब आते हैं 3 प्रमुख स्तंभ। अब 3 प्रमुख स्तंभ काहे के? ये जो सिद्धांत था इसको आधार देने के लिए इन्होंने भी 3 पॉइंट निर्धारित करे थे कि इसके आधार पे ये सिद्धांत काम करेगा। तो वो कौन से हैं? घनत्व मतलब डेंसिटी। डेंसिटी को अगर हम देखें तो ये फिजिक्स वाली डेंसिटी नहीं है। ये डेंसिटी है कि मतलब अगर किसी किताब की मांग ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई, अगर उसकी किताब की मांग कम है तो उसकी डेंसिटी कम हो गई। तो पुस्तक की मांग की अधिकता एवं न्यूनता को घनत्व कहा गया है, ठीक है। फिर दूसरा आता है मूल्य। यहाँ मूल्य का अर्थ क्या है? गुणात्मक मूल्य से है। पुस्तक द्वारा शान का मतलब है साहब इसमें आपका पब्लिसिटी। तो पुस्तक की जो पब्लिसिटी है, जो भी सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन है, जो भी रचना शक्ति मतलब इनोवेशन है, जो भी प्रोत्साहन मतलब मोटिवेशन है, और उत्साह के गुणात्मक मूल्य आदि होने पर मांग अधिक होती है तथा चयन अधिक होता है, ठीक है। मतलब टोटल मिला के ये है कि अगर कोई किताब है वो ज़्यादा फेमस है और उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी है, उसमें ज़्यादा अच्छे से मतलब इनोवेशन की चीज़ें दे रखी है, मोटिवेशन भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो ये सब गुणात्मक मूल्य में आएंगे। और जिस पुस्तक के अंदर ये गुणात्मक मूल्य सर्वाधिक होंगे उसकी डिमांड सर्वाधिक होगी, डिमांड सर्वाधिक होगी तो उसका चयन भी सर्वाधिक होगा, ठीक है। फिर आता है विविधता। विविधता क्या चीज़ है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से क्या होता है साहब? जितने ज़्यादा पाठक उतनी ज़्यादा बातें। वो कहते हैं ना, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा बातें। ठीक वैसे ही जितने ज़्यादा पाठक उनकी डिमांड उतनी ज़्यादा। तो वो सब क्या भिन्नता होती है। तो जो भी भिन्नता होती है, इसके कारण क्या होता है कि पाठकों को जौन सी पुस्तक हम ज़्यादा देख लेंगे कि हाँ ज़्यादा क्राइटेरिया में लोग हमसे ये पुस्तक मांग रहे हैं, तो हम उसका चयन करेंगे, हमारी लाइब्रेरी में लेके आएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाठक उसको पढ़ के लाभ उठा सके, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं चयनकर्ता या फंक्शन ऑफ द बुक सिलेक्शन। तो जो भी चयन करता मतलब जैसे कि हम ही बनेंगे आने वाले टाइम पे लाइब्रेरियन, तो अब हमारे काम क्या होंगे? तो अनुभव के आधार पर। अब अनुभव के आधार पर हम चयन करेंगे कि कोई सी भी बुक है, तो उस बुक को क्या करेंगे कि हमको अगर अनुभव है उस चीज़ का कि हाँ ये बुक अच्छी है, ये लोगों को पसंद है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पाठक पढ़ते हैं, तो इस आधार पर चयन कर लेंगे। दूसरा आता अध्ययन के आधार पर कि हम बुकों को पढ़ते रहना चाहिए हमको, ताकि हमें पता रहे कि कौन सी बुक में क्या चीज़ है, और हम हमारे अध्ययन के आधार पर बता सकते हैं कि ये फलाने लेखक की किताब है, इसके अंदर ये चीज़ मिलेगी, और उस हिसाब से हम उस चीज़ का चयन कर सकते हैं, ठीक। फिर तीसरा आ गया प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता, लेखक, विषय विशेषज्ञ के बारे में हम जानकारी रखेंगे। ये कौन से विषय की है, कहाँ के विशेषज्ञ की है, कौन से प्रकाशन ने इसको पुस्तक
को प्रकाशित किया है, सब चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे, उस आधार पे पुस्तकों का चयन करेंगे। फिर आता है निष्पक्ष भाव से चयन एवं पाठकों से संपर्क। ये बहुत खास है साहब। ये इसलिए खास है कि जैसे लाइब्रेरियन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भ्रष्टाचार तो सारे ज़माने में है, तो वो जो कुछ खास पब्लिकेशन होते हैं उन्हीं की बुक खरीदते हैं, उन्हीं को पैसा भेजते हैं और उन्हीं की बुक की पब्लिसिटी होती है और वही बुक मार्केट में चलन में आती है। इस हिसाब से हम निष्पक्ष हो जाए, जो भी पाठक मांग रहा है हम बस पाठक को देखते हुए उसकी पूर्ति करें, तो उससे क्या होगा कि उससे बहुत सारे पाठकों को लाभ मिलेगा और निष्पक्ष होकर हम हमारा काम भी कर सकेंगे। फिर आता है प्रतिदिन अथवा नवीनतम घटनाओं की जानकारी रखें, उसके आधार पर भविष्य में संभावित मांगों की पूर्ति करता रहे। ठीक है साहब। तो जो भी करंट अफेयर, वर्ल्ड अफेयर और जो भी दुनिया के अफेयर चल रहे हैं, सारे अफेयरों की आपको जानकारी होनी चाहिए। जो भी घटना देश में घटित हो रही है उसकी जानकारी होनी चाहिए और उसी के आधार पे आप बुक चयन करेंगे। उससे क्या होगा कि आप भविष्य में भी उसकी डिमांड को पूरी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारा साल ख़त्म होता है, 2020 ख़त्म हो गया, 2021 आने वाला है, तो दिसंबर में बहुत सारे आप लाइब्रेरी में या बुक स्टॉल पे देखते होंगे 2021 सामयिकी या करंट अफेयर ऐसा करके। तो वो क्या करते हैं, वो भविष्य को देखते हुए पुस्तकें का चयन करते हैं और भविष्य को देखते हुए वो पुस्तकें बेची जाती है, क्योंकि चल तो 2020 ही रहा होता है। उनको कैसे पता है कि 2021 में क्या क्या हो गया, लेकिन वो क्या करते हैं 2020 की समरी 2021 में बेच देते हैं। ठीक है। अब आता है पाठकों का स्तर, बौद्धिक विकास आदि के बारे में समय समय पर जानकारी एकत्रित कर आवश्यकताओं की पूर्ति। अब ये क्या सिस्टम है, अपन कैसे इतनी सारी जानकारी एकत्रित करेंगे साहब? तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे कि आप स्कूल लाइब्रेरी में, तो स्कूल लाइब्रेरी में आपको पता है कि आपके यहाँ के बच्चे 10th क्लास तक के हैं, 12th क्लास तक के हैं, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं, फिर तो हायर एजुकेशन में आ जाते हैं। तो जो 12th क्लास तक के बच्चे हैं उनका क्या होएगा साहब, तो उनके हिसाब से बुक चयन की जाएगी। ऐसा नहीं कि उनको आप ग्रेजुएशन लेवल की बुक दे रहे हैं या कोई ज़्यादा बड़ी बुक दे रहे हैं, वो पढ़ भी नहीं पा रहे, समझ में भी नहीं आ रहा क्या लिखा है, कैसे क्या होता है, कोई समझाने वाला भी नहीं मिल रहा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम स्कूल में हैं तो बच्चों की आवश्यकता के हिसाब से बुक का चयन करेंगे। ठीक है साहब। तो अभी एक पुस्तक नीति आई है हमारी 2020 में, मोदी जी लाए हैं। इससे पहले 1988 में शायद राजीव गांधी जी लाए थे और 1992 में उसमें संशोधन हुआ था नरसिम्हा राव की सरकार में। ठीक है। और 1956 या 57 में, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, पहले इंदिरा गांधी जी लेके आए थे। ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। ये भी एक क्वेश्चन देखा हुआ है अभी कि कौन सी पुस्तक नीति अभी लागू की गई है। तो अभी पुस्तक नीति आई है 2020। ओके। अब आता है हमारा सवाल कि डॉक्टर रंगनाथन ने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, 1924 में रंगनाथन जी ने 5 सूत्र बना लिए थे। ठीक है। फिर 1928 में इन्होंने 5 सूत्रों को पब्लिश किया था, लेकिन कहाँ पे? एक आयोजन में और एक सम्मेलन में इन्होंने पब्लिश किया था, सिर्फ चर्चा करी थी, एक टोटल मिला के प्रकाशन नहीं हुआ था। फिर 1931 में इसका प्रॉपर प्रकाशन हुआ। ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इसका आंसर सी वाला है, 1931 इसमें ही इनका प्रकाशन हुआ है, याद रखना। ठीक। 1957 में क्या हुआ था, ये चीज़ है खास। 1957 में किसको? रंगनाथन साहब को एफआईडी की सदस्यता मिली थी। ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को। तो ये आज का क्वेश्चन पूरा हुआ और ये आपके एक साथ 4 MCQ भी पूरे हुए। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पहली बार आए हैं तो चैनल को अच्छे से विजिट कीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, कुछ भी करिएगा नोट्स बनाते चलिएगा। हमें बस एक बार ही पढ़ना है, हमें बार बार नहीं पढ़ना है।
ठीक है। तो नोट्स बनाते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम भी मोटिवेट होते रहें, आप भी नए नए वीडियो देखते रहें, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भारत, वंदे मातरम।